हेलो दोस्तों, काफी समय से ना आप लोग एक रोमांटिक मूवी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट आई वाज नॉट श्योर कि रोमांटिक मूवी करूँ या ना करूँ, बट देन आई डिसाइडेड कि लेट्स ट्राई। एंड आज मैं एक ऐसी ही फैंटेसी रोमांटिक मूवी लेके आई हूँ जिसमें टाइम ट्रैवल भी है। जी हाँ, मिडनाइट इन पेरिस, जो 2011 में रिलीज हुई थी और इसे लिखा और डायरेक्ट किया है वुडी एलन। इन्होंने इस मूवी के बेहतरीन स्क्रीन प्ले के लिए इसे ऑस्कर भी मिला है। कास्ट में है ओवेन विल्सन एज गिल, रेचल मैकएडम एज इनेज, मेरियन कटियागा एज एड्रियन। मूवी के लीड कैरेक्टर है गिल, जो काफी सक्सेसफुल हॉलीवुड में स्क्रीन राइटर थे, लेकिन हॉलीवुड की चमक धमक उन्हें खास पसंद नहीं आती थी। इस जॉब को छोड़ के उन्हें एक नॉवेलिस्ट बनना था, ये उनका सपना था। और उनकी फेवरेट जगह थी पेरिस, क्योंकि गिल के आइडल और फेवरेट नॉवेलिस्ट जैसे कि स्कॉट फिट्जजेरल्ड, अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये भले ही यूएस के थे, लेकिन उन्होंने काफी लंबा समय पेरिस में बिताया था। उसके इंस्पिरेशन थे वो दोनों भी। उसके नॉवेल का जो लीड कैरेक्टर है, उसका एक नॉस्टैल्जिया शॉप है, जहाँ पुरानी यादें, उससे रिलेटेड चीजें मिलती हैं, जिसे 10-20 साल पहले का समय काफी पसंद था, जिसकी इंस्पिरेशन लेने के लिए वो अपने मंगेतर के साथ पेरिस आया हुआ था। उसकी मंगेतर थी इनेज, जो काफी रिच और मटेरियलिस्टिक लड़की थी, जिसे महंगी चीजें और हॉलीवुड की चमक धमक बहुत प्यारी थी, इसीलिए वो गिल के साथ थी। और शादी के बाद उसका प्लान था कि वो एलए में अपना घर बसाए, मैलिबू बीच पे, जबकि गिल को पेरिस मूव होना था। दोनों के भी विचार, पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थे। अब यहाँ वेकेशन में जब ये लोग पेरिस आते हैं, तब इनेस के पेरेंट्स भी उनके बिजनेस के सिलसिले में पेरिस आए होते हैं। एक दिन डिनर के वक्त इनेस को उसका पुराना दोस्त पॉल मिलता है। पॉल भी काफी अमीर होने के साथ साथ स्यूडो इंटेलेक्ट था। इन शॉर्ट खुद को क्रिटिक समझ के हर एक चीज के बारे में बड़ी बड़ी फेंकता था। उसकी वाइफ थी कैरल। अब इनेस और पॉल बातों बातों में इतने ज्यादा घुल मिल जाते हैं कि वे लोग बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, जिसमें गिल जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होता। फिर भी वो इनेस का मन रखने के लिए जाता है। अब साइड सीन के वक्त पॉल लंबे लंबे फेंक रहा था कि ये चीज यहाँ पे बनी है, ऐसी बनी है, जिससे इनेस उसे बहुत ज्यादा एडमायर करने लगती है। गिल बातों बातों में कहता है कि मुझे पेरिस तो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत समय में पैदा हुआ हूँ। मुझे 1920 में पैदा होना चाहिए था, जब उसके फेवरेट नॉवेलिस्ट यहाँ पे थे। अब ये बात सुन के पॉल, कैरल और इनेस हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। गिल को ये पूरा एनवायरनमेंट बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पे इनेस के फैमिली से लेके पॉल, ये सारे लोग गिल को उसके विचारों के कारण कुछ अलग ही ट्रीट करते थे। उन्हें लगता था कि गिल का एक आटा ढीला है, क्योंकि उसे पार्टी, नाच गाना, दारू, शराब ये ज्यादा पसंद नहीं था। इस प्रोग्राम के बाद इनेस पॉल और कैरल के साथ डांस करने के लिए जाती है, तो गिल कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए पेरिस के सड़कों पे घूमने के लिए जा रहा हूँ, ताकि मुझे नॉवेल के लिए कुछ इंस्पिरेशन मिले। अब रात में घूमते घूमते वो खो जाता है और एक जगह आके बैठ जाता है। दोस्तों, जब मिडनाइट की बेल बजती है ना, तब अचानक से एक पुराने जमाने की कार आते हुए वो देखता है। कार इसके पास आके रुकती है और दो लोग इसे कार में इनवाइट करते हैं। अब ये भी थोड़ा सा नशे में रहता है, इसे पता नहीं कि क्या हो रहा है। उनके जबरदस्ती के इनवाइट के कारण ये अंदर जाके बैठ जाता है। वो देखता है कि अंदर सब लोगों ने पुराने जमाने के, यानी 1920 में जैसे लोग पहराव पहनते थे, वैसे कपड़े पहने हुए हैं। उसे लगता है कि शायद ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन या पार्टी रही होगी, और फिर सब लोग एक पार्टी में चले जाते हैं। वहाँ उस पार्टी में तो सब लोगों ने वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। ये काफी कंफ्यूज होता है, क्योंकि ऑलरेडी पेरिस में लोगों को इंग्लिश आती नहीं है, लैंग्वेज के कारण वो किसी से बात भी नहीं कर सकता। उतने में ही वहाँ पे जेल्डा नाम की एक लेडी आती है। गिल उसे बताता है कि वो अमेरिकन राइटर है और इस पार्टी में आके वो कंफ्यूज हुआ है। फिर जेल्डा अपने पति यानी स्कॉट फिट्जजेरल्ड को वहाँ पे बुलाती है। अब ये नाम सुन के गिल तो चौंक जाता है, क्योंकि स्कॉट फिट्जजेरल्ड ये उसका फेवरेट नॉवेलिस्ट था और उनके पत्नी का नाम भी जेल्डा था। इसे कुछ समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। तो स्कॉट उसे बताता है कि दरअसल ये पार्टी जॉन कुकुक्टू, जो फेमस फिल्म मेकर, नॉवेलिस्ट, फ्रेंच पोएट, उन्होंने होस्ट की है। और इस साल के यानी 1920 के अपने अपने फील्ड में जो भी मशहूर लोग हैं, उनको इस पार्टी में इनवाइट किया था। अब ये सुनने के बाद गिल तो चकरा जाता है, लेकिन तभी जेल्डा इस पार्टी से बोर होती है और वो स्कॉट और गिल को लेके एक कैफे में चली जाती है। गिल भी इनको ज्वाइन करता है, चला जाता है। और उस कैफे में स्कॉट अपने दोस्त अर्नेस्ट हेमिंगवे से गिल की मुलाकात कराता है। हेमिंगवे से मिलने के बाद गिल को रियलाइज होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और वो सच में हेमिंगवे से मिल रहा है। और वो हेमिंगवे से उनके फैन की तरह बात करने लगता है और उनके काम के बारे में डिस्कस करता है। गिल हेमिंगवे और उनके काम से इतना ज्यादा इंस्पायर होता है, आखिरी में उनको एक फेवर मांगता है। वो कहता है कि
मैं भी एक नॉवेल लिख रहा हूँ, क्या आप मेरी नॉवेल रिव्यू कर सकते हैं? तो हेमिंग्वे मना कर देते हैं, ये कह के कि अगर नॉवेल खराब हुई तो मुझे तुम पे गुस्सा आएगा बैड राइटिंग के लिए, लेकिन अगर नॉवेल अच्छी रही ना तो भी मुझे तुम पे गुस्सा आएगा क्योंकि तुमने बेटर नॉवेल लिखी है। इससे बेटर तुम्हारी नॉवेल में रिव्यू करने के लिए गर्ट्रूड स्टेन को दूंगा। इन रियल लाइफ मिस स्टेन भी काफी बड़ी नॉवेलिस्ट थी और हेमिंग्वे अपनी सारी बुक पब्लिश करने से पहले उनसे रिव्यू कराता था। ये बात सुन के गिल तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यानी उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसे बड़े बड़े महारथी उसकी किताब जो है नॉवेल रिव्यू करेंगे। इसलिए वो होटल जाता है अपनी नॉवेल के मैन्युस्क्रिप्ट लाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो कैफे से बाहर आता है ना, उसे पता लगता है कि वो वापस 2011 में लौट आया है। जहाँ पे कैफे था उसके जगह में दरअसल एक लॉन्ड्री थी। ये देखने के बाद तो वो काफी चौंक जाता है, लेकिन उसे पता था इस दुनिया में कैसे जा सकते हैं। वो पूरा दिन सरप्राइज रहता है कि 1920 की उस दुनिया में उसे पैदा होना था, अपने फेवरेट नॉवेलिस्ट से मिलना था और आज वो दिन पूरा हुआ है। और ये हैरान करने वाला एक्सपीरियंस वो इनेस को बताता है, लेकिन वो जरा भी इसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं थी। उसे पॉल और कैरल के साथ घूमने जाना था, लेकिन फिर भी ये उसे कन्विंस करता है और रात को वापस उसी गली में उसे लेके जाता है ताकि कोई एंटीक कार आए और इन दोनों को लेके जाए। लेकिन मिडनाइट होने से पहले यानी बेल बजने के पहले ही इनेस वहाँ से बोर होके चली जाती है। फिर गिल भी सोचने लगता है कि शायद वो भी पिछली रात नशे में था वाइन पीने के कारण, उसने शायद ये सारी चीजें इमेजिन कर ली होगी। वो वापस जाने ही वाला था, लेकिन तभी मिडनाइट की बेल बजती है और वहाँ से वो एक एंटीक कार आ जाती है। उसे देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो कार दरअसल थी हेमिंग्वे की और वे लोग वहाँ से फिर मिस स्टेन के अपार्टमेंट में जाते हैं। और दोस्तों वहाँ पे उसके लिए एक नया सरप्राइज था। वहाँ पे वो मिलता है पाब्लो पिकासो से, जो पिकासो अपनी पेंटिंग भी रिव्यू करने के लिए आए थे मिस स्टेन के पास, और ये पेंटिंग उनके लवर एड्रियाना की थी। वहाँ पे गिल एड्रियाना से मिलता है। मिस स्टेन उसकी किताब के कुछ शब्द पढ़ती है और वो शब्द सुनने के बाद, यानी जो नॉस्टैल्जिक स्टोर था उसके अराउंड जो स्टोरी लिखी गई थी, ये सुनने के बाद एड्रियाना उनको गिल की किताब बहुत ही अच्छी लगती है और दोनों भी इंस्टेंटली एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। एड्रियाना उसे बताती है कि दरअसल वो पर्शियन है, यहाँ पे वो फैशन से रिलेटेड चीजें पढ़ने के लिए आई थी। तो एड्रियन की मुलाकात पिकासो से होती है और वो भी एज ए इंस्पिरेशन के लिए उसके साथ रिलेशन बनाते हैं। यहाँ पे पिकासो या अमेडियो ये पेंटर थे, आर्टिस्ट थे। वे लोग एड्रियन की खूबसूरती से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि उन्हें एक इंस्पिरेशन सी लगती है। वो एड्रियन आगे बताती है कि उसे भी अपना ये समय पसंद नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि 1890 के वक्त में पेरिस का गोल्डन एज था, जब काफी आर्टिस्ट थे पेरिस में। अब ये होने के बाद गिल वापस अपनी दुनिया में लौट आता है और कई दिनों तक ऐसे ही वो रोज रात उस जगह पे आता। एक एंटीक कार आती और उसके साथ वो उस दुनिया में जाके अलग अलग लोगों के साथ समय बिताता। मिस स्टेन उसकी नॉवेल पढ़ने के बाद उसे एक सलाह देती है कि तुम्हारी किताब दरअसल साइंस फिक्शन लग रही है, जहाँ पे हर कोई इस यूनिवर्स में अपने अस्तित्व की खोज कर रहा है, लेकिन कलाकार का काम निराशा के आगे झुकना नहीं है। उसे लोगों के लिए एक रास्ता बनाना है जिससे उनके सवाल, उनके अंदर की शून्यता एक काल्पनिक दुनिया में पहुंच सके। ये सुनने के बाद गिल थोड़ा सा निराश हो जाता है। 2011 में आने के बाद वो अपनी नॉवेल पे काम करने लगता है। तो यहाँ पे इनेस खुद ही पॉल के साथ बाहर चली जाती थी। एक दिन ऐसे ही वो एड्रियन के साथ ड्रिंक कर रहा था और बातों बातों में उसे बताता है कि उसकी एंगेजमेंट हुई है, तब से वो एंजाइटी रोकने के लिए पिल्स ले रहा है। अब एंगेजमेंट की बात सुनते ही एड्रियन को थोड़ा अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। वो कैफे में उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है फेमस स्पेनिश पेंटर सैल्वाडोर डाली से, फेमस आर्टिस्ट मैन रे और जाने माने फिल्म मेकर लुइस बेन्युएल से। ये ऑलरेडी काफी परेशान रहता है, अपने कश्मकश में होता है, नॉवेल सही नहीं चल रही और अभी एड्रियन को पता चल गया वो दूर भाग रही है। इसीलिए वो इन तीनों के सामने अपने सच्चाई बता देता है कि वो दरअसल फ्यूचर से आया है। वो 2011 में बिलोंग करता है और एक गाड़ी से हर रोज रात को वो यहाँ पे आता है। अब दोस्तों यहाँ पे मजे की बात ये थी कि ये तीनों भी आर्टिस्ट थे। हकीकत से ज्यादा वो अपने इमेजिनेशन की दुनिया में रहते थे। हर बात के पीछे उन्हें लॉजिक नहीं चाहिए था, इसलिए गिल जब बताता है कि वो फ्यूचर से आया है, उन्हें ये बात अजीब नहीं लगती और वे लोग उसकी बात मान लेते हैं और अपने अपने तरीके से गिल को एडवाइस देते हैं कि एड्रियन के साथ कैसे अपना रिलेशन परस्यू करे। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। ये ऐसे ही दोनों दुनिया में सफर तय करता है और एड्रियन का भी पिकासो से ब्रेकअप हो जाता है। 2011 में आने के बाद अक्सर अपनी इंस्पिरेशन ढूंढने के लिए
गिल दोपहर को पेरिस के रास्तों पे घूमता था। तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो एंटीक चीजों की डीलर थी, गैब्रियल। वो भी पुराने जमाने के आर्टिस्ट को काफी एडमायर करती थी, उनके सॉन्ग सुनती थी। ये चीज गिल को काफी अजीब लगती है क्योंकि आज के जमाने में कोई भी इतने पुराने गाने, सॉन्ग्स, बुक्स नहीं पढ़ रहा था। तो वो उससे कोल पोर्टर के सॉन्ग की एक टेप ले लेता है। वहाँ से फिर जब वो आगे चल रहा था तब एक पुराने से शॉप में उसे एड्रियन की डायरी मिलती है। जी हाँ, एक ऐसी ही बुक थी जिसपे नाम था एड्रियंस डायरी। उसे श्योर नहीं था कि ये किताब उसी की रहेगी, लेकिन फिर भी वो खरीदता है। अब 2011 में उसे ये डायरी मिलती है और वो अपने ट्रांसलेटर से ये डायरी पढ़ के लेता है। एड्रियन ने उसमें लिखा था कि उसे गिल काफी पसंद है और उसे एक दिन सपना आया था कि गिल और वो दोनों भी डेट पे गए हैं। गिल ने उसे इयररिंग्स गिफ्ट की हैं और फिर दोनों भी एक दूसरे को काफी प्यार करते हैं। उसके सपने के बारे में उसके डायरी में पढ़ने के बाद वो उसके लिए इयररिंग्स गिफ्ट लेता है और उसी रात को एक पार्टी में उससे मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे दोनों के विचार अलग होके भी एक थे। वो उसे एक जगह लेके जाता है और उसे पैशनेटली किस करता है और वो इयररिंग गिफ्ट करता है। जब वो इन इयररिंग्स को पहन रही थी तभी वहाँ पे अचानक से एक पुराने जमाने की घोड़ा गाड़ी आती है। उसमें काफी वेल ड्रेस और रिच लोग थे। वो इन दोनों को भी अपने साथ आने के लिए इनवाइट करते हैं। उन दोनों के पहराव देख के ये दोनों भी उनके साथ चले जाते हैं और दोस्तों वो कैरेज इन दोनों को भी एक अलग समय में वापस ट्रांसपोर्ट करता है। दोस्तों, ये वो वक्त था जिसका एड्रियन सपना देखती थी, यानी 1890 का समय, क्योंकि एड्रियन के हिसाब से ये समय गोल्डन एज था पेरिस का। वो कपल इन लोगों को मॉलिन रॉक इस जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे एड्रियन उसके फेवरेट आर्टिस्ट हेनरी लॉड्रिक, एजर डेगास और पॉल गॉगिन इनसे मिलती है। बातों बातों में वो उन तीनों को बताती है कि वो पेरिस में फैशन फॉलो करने के लिए आई थी और वे लोग एड्रियन को एक जॉब ऑफर करते हैं कि वो बैलेट कॉस्ट्यूम डिजाइन करें। उनकी ये बातें और अपॉर्चुनिटी सुन के एड्रियन काफी खुश हो जाती है और गिल को कहती है कि शायद हमें 1920 का समय छोड़ के इसी वक्त में रहना चाहिए। दोनों साथ में रहेंगे, दोनों शादी करके इधर ही रहेंगे। लेकिन तभी गिल उसे सच्चाई बताता है और वो कहता है कि दरअसल मैं खुद 21वीं सेंचुरी से यहाँ पे आया हूँ। मेरा असली साल है 2011। जैसे हम 1920 से जंप मार के 1890 में आए हैं 40 साल पीछे, वैसे ही मैं खुद 90 साल पीछे आया हूँ और तब जाके मैं तुमसे मिला। ये सुन के एड्रियन चौंक जाती है। वो आगे बताता है कि जैसे हमें एक कार मिली और हम समय में पीछे ट्रांसपोर्ट हो गए, वैसे ही मुझे खुद एक गाड़ी मिली थी और उसी से मैं 90 साल पीछे आया, तुमसे मिला, सारे लोगों से मिला। ये सब कुछ सुनने के बाद एड्रियन चौंक जाती है और यहाँ पे एड्रियन के विचार देख के गिल को एक बात रियलाइज होती है कि वो खुद 21वीं सेंचुरी से था और उसे 90 साल पीछे का वक्त अच्छा लग रहा था, यानी 1920 का। वैसे ही 1920 के एड्रियन को 40 साल पुराना वक्त पसंद आ रहा था, यानी हर एक इंसान को अपना प्रेजेंट यानी वर्तमान छोड़ के पीछे का वक्त ही पसंद आता है और वे लोग अपने वर्तमान को एंजॉय करते ही नहीं है। लेकिन असलियत यही है कि हमारा गोल्डन एज या फिर ये सुनहरे पल वही है जो हम आज बिता रहे हैं और वो यही बात एड्रियन को समझाता है, लेकिन वो नहीं मानती और 1890 में ही रहने का फैसला करती है और दोनों भी फिर अलग हो जाते हैं, वहीं पे ब्रेकअप करते हैं। इस पूरे इंसिडेंट से गिल को इंस्पिरेशन मिलती है और वो अपनी पूरी नॉवेल खत्म करता है। मिस टेन को वापस रिव्यू करने के लिए देता है, जिसे पढ़ने के बाद वो काफी इम्प्रेस होती है। इनफैक्ट उन्होंने ये नॉवेल हेमिंगवे को भी दिखाई थी और वो भी काफी इम्प्रेस हुआ था इसे पढ़ के। अपने आइडल से तारीफों के पुल सुनने के बाद वो काफी खुश होता है। आगे मिस टेन उसे कहती है कि हेमिंगवे पूछ रहा था कि तुम्हारे मेन कैरेक्टर को अभी तक रियलाइज क्यों नहीं हो रहा कि उसकी फियांसे उसके ऊपर चीट कर रही है, उसके दोस्त के साथ उसका अफेयर चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे मेटाफोरिकली बताया गया है फियांसे यानी यहाँ पे इनेस की बात चल रही है और उसका दोस्त यानी पॉल। तो गिल उसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये बात उसके मन में खाई जाती है क्योंकि हेमिंगवे ये दरअसल लोगों के कैरेक्टर को पहचानने के लिए काफी फेमस थे। अगले दिन जब वो 2011 अपने वक्त में आता है तब वो इनेस को कन्फ्रंट करता है और काफी आर्ग्यूमेंट के बाद वो अग्री करती है कि पॉल काफी रोमांटिक है और उसने कई रातें उसके साथ गुजारी है, लेकिन वो जस्ट एक फ्लिंग था, टाइम पास था। लेकिन फिर गिल उससे ब्रेकअप करता है और उसे कहता है कि मैं अभी वापस यूएस नहीं आ सकता, मैं हॉलीवुड का कोई बड़ा राइटर नहीं बन रहा हूँ, मैं यही पेरिस में रहूंगा और अपनी नॉवेल पे काम करूंगा। तभी इनेस के पेरेंट्स आते हैं और ब्रेकअप की न्यूज सुनने के बाद उन्हें काइंड ऑफ एक रिलीफ मिलता है क्योंकि उन्होंने दरअसल एक डिटेक्टिव गिल के पीछे लगाया था कि वो हर रात कहाँ जाता है ये देखने के लिए, लेकिन वो डिटेक्टिव भी गायब हो गया है।
और यहाँ पे हम आखिरी में देखते हैं कि दरअसल वो डिटेक्टिव बेचारा 1700 सेंचुरी में कहीं पे राजा महाराजा के महल में फंस गया है। दोस्तों कहानी का कंक्लूजन तो यही है, आखिरी में गिल को अपना पीस मिलता है। वो डिसाइड करता है कि उसे आज का वर्तमान एंजॉय करना है और बीते पलों में रोते हुए नहीं रहना है। पेरिस के बारिश में उसे काफी अच्छा लगता था और वैसे ही एक दिन भीगते हुए उसकी मुलाकात गैब्रियल से होती है, वही लड़की जो पुरानी चीजों को एडमायर करती थी। उसे भी बारिश में चलना काफी पसंद था और फिर दोनों भी कॉफी पीने के लिए एक साथ निकलते हैं। सो दोस्तों मूवी में कई सारे मैसेजेस है और काफी सुंदर मूवी है। इसे IMDb पे 7.7 की रेटिंग है। आई एम नॉट वेरी श्योर ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं। इसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। और दोस्तों मुझे बताओ कि आपको ऐसा कौन सा समय बहुत ज्यादा पसंद आता है कि काश आप उस समय में अगर पैदा होते तो आपको अच्छा लगता, ऐसे कुछ अगर आपकी इमेजिनेशन है, या फिर आपका ऐसा सपना जिसके पीछे आप भाग रहे हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।